फिल्म की शुरुआत ब्राजील में होती है, जहां हमारा हीरो आर्थर बिशप, जो एक फॉर्मर हिटमैन था और अपनी मौत का झूठा नाटक करके एक नई पहचान के साथ पीसफुल लाइफ जी रहा है। आर्थर समुंदर के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट एरिया में एक यॉट पर रहता है। एक दिन जब वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपना टाइम एंजॉय कर रहा होता है, तभी रैनी नाम की एक औरत उसके पास आती है। उसके पास आर्थर की पिछली जिंदगी का सबूत होता है। वो बताती है कि वो एक शक्तिशाली आदमी की तरफ से आई है, जो आर्थर को 3 दुश्मनों को मारने के लिए हायर करना चाहता है और चाहता है कि ये सारी मौत एक एक्सीडेंट जैसी लगे। अगर आर्थर मना करता तो रेनी धमकी देती है कि वो उसके जिंदा होने का राज पूरी दुनिया को बता देगी। आर्थर तुरंत अपने आसपास के एरिया को स्कैन करता है और नोटिस करता है कि रेनी अकेली नहीं है और वहां कई गुंडे अलग-अलग हथियार लेकर खड़े हैं। आर्थर नाटक करता है कि उसे एक कॉल करनी है और अपना फोन निकलता है, मगर असल में वो रेनी की फोटो खींच लेता है। अचानक से वहां माहौल गर्म हो जाता है और वो लड़की बंदूक निकाल लेती है, पर वो फायर करने से पहले आर्थर टेबल को उसकी तरफ पुश कर देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। उसी समय आसपास खड़े सारे गुंडे भी आर्थर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए आर्थर वहां से गुजर रही एक केबल कार की छत पर कूद जाता है, लेकिन रेनी और उसके आदमी भी उसी ट्राम पर चढ़ जाते हैं और अंदर से आर्थर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। तभी आर्थर को एक हैंग ग्लाइडर गुजरता हुआ दिखता है और वो बिना समय गंवाए उसकी पीठ पर कूद जाता है और उन लोगों से एस्केप कर जाता है। शाम होते होते आर्थर अपनी बोट पर वापस लौट आता है, मगर वहां कुछ सस्पिशियस आदमियों को बोट के अंदर तलाश लेते हुए देखता है। एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके वो उन एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट कर देता है जो उसने इमरजेंसी के लिए लगाए थे, जिससे बोट ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद आर्थर थाईलैंड के एक दर-दराज आइलैंड पर पहुंचता है, जहां वो अपने पुराने दोस्त मेई से मिलता है। मेई उसे रहने के लिए उसका पुराना हट देती है, जो सालों से बिल्कुल वैसा ही था। मेई जाने के बाद आर्थर हट के अंदर जाता है और वुडन फ्लोर का एक हिडन सेक्शन खोलता है। उसके नीचे कुछ हथियार और टूल्स मिलते हैं, जो उसने बहुत पहले वहां छुपाए थे। वो तुरंत एक सीक्रेट सिस्टम के जरिए रेनी की आइडेंटिटी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि रेनी क्रेन के लिए काम करती है, एक ऐसा आदमी जिसके साथ आर्थर का एक बहुत पुराना और डार्क पास्ट रहा था। अगले दिन जीना नाम की एक औरत मेई के पास आती है और कुछ फर्स्ट एड सप्लाईज मांगती है। मेई नोटिस करती है कि जीना के शरीर पर कुछ चोटियां थीं, पर जीना बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। उसी रात मेई को जीना की नाव से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां फ्रैंक नाम का एक आदमी जीना को बुरी तरह पीड़ित होता है। जीना की सुरक्षा को लेकर फिक्र होकर मेई तुरंत मदद के लिए आर्थर के पास जाती है। हालांकि आर्थर इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, फिर भी मेई की खातिर वह नाव की तरफ निकल जाता है। जब वो नाव पर पहुंचता है तो आर्थर ने फ्रैंक से जीना को छोड़ने के लिए कहा है, पर फ्रैंक उल्टा उस पर हमला कर देता है। आर्थर तुरंत अपना बचाव करता है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान फ्रैंक गलती से पीछे गिर जाता है और उसका सिर एक मेटल पोल से जोर से टकराता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब जीना उस लाश को देखती है तो वो डर में बेहोश हो जाती है। मेई उसे संभालकर किनारे तक ले आती है, जबकि आर्थर बोट की तलाश लेता है। आर्थर हैरान हो जाते हैं जब वो वहां एक बंदूक, जीना का पासपोर्ट और साथ में एक फोन मिलता है, और जिसमें खुद आर्थर की फोटो होती है। आर्थर तुरंत उस बोट को आग लगा देता है और हट में वापस आ जाता है। वहां पहुंचकर वो गुस्से में जीना को जगाता है और उसे वो फोटो दिखाते हुए क्रेन के साथ उसके कनेक्शन के बारे में सवाल करता है। शुरुआत में गीना कुछ भी बताने से मना कर देती है, पर जब आर्थर उस पर गुण तानता है तो वो एडमिट करती है कि उसको ब्लैकमेल करके क्रेन के लिए काम करने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि क्रेन के पास उसके खिलाफ कुछ जानकारी थी जो उसकी जिंदगी तबाह कर सकती थी। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि जीना पहले एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप का हिस्सा थी। बाद में आर्थर जीना से पूछता है कि क्रेन के पास उसके खिलाफ क्या जानकारी है। जीना बताती है कि 2 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के लिए एक शेल्टर चलाती थी। कुछ हफ्ते पहले अचानक से एक स्टाफ मेंबर गायब हो गया और 2 दिन बाद उसकी बॉडी जीना के दरवाजे पर फेंक दी गई। इसके बाद क्रेन ने अपना एक आदमी भेजा और धमकी दी कि अगर उसके लिए यह इस मिशन पूरा नहीं किया तो वो शेल्टर में रह रहे सारे बच्चों को मार डालेगा। बाद में आर्थर एक बोट नोटिस करता है, जिसमें कुछ आदमी किनारे पर नजर रख रहे होते हैं। उसे शक होता है कि ये जरूर क्रेन के भेजे हुए आदमी हैं जो जीना के मिशन पर नजर रख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए आर्थर और जीना एक कपल होने का नाटक करते हैं और कुछ ट्रेडिशनल थाई कस्टम्स में हिस्सा लेते हैं। शाम को जीना आर्थर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से आर्थर इस मुसीबत में फंस गया, पर आर्थर समझाता है कि वो उसकी मजबूरी समझ सकता है, क्योंकि वो खुद भी एक ऑर्फन था। उसे बचपन में एक ऐसे गैंगस्टर को बेच दिया गया था जो चाइल्ड सोल्जर्स को ट्रेन करता था, और क्रेन भी उन मुश्किल दिनों में वहां मौजूद था।
आर्थर तो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा, पर क्रेन पीछे ही रह गया था। आर्थर को लगता है कि शायद यही वजह है कि क्रेन आज उससे अपना बदला लेना चाहता है। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की कहानियां बताते हैं, उनका बॉन्ड और गहरा होने लगता है और वो रात साथ बिताते हैं। इसके बाद आर्थर जीना से वादा करता है कि उसने बच्चों को खतरे में डाले बिना उसके भागने के लिए सब कुछ अरेंज कर लिया है। साथ ही वह साफ कर देता है कि वो क्रेन के कहे हुए मर्डर्स नहीं करेगा और उल्टा क्रेन को ही खत्म करने का अपना प्लान बताता है। उस इमोशनल मोमेंट में वो अपने पिता की घड़ी जीना को देता है और उसे कहता है कि जब तक वह वापस न आ जाए, वह उसका ख्याल रखे। लेकिन तभी उनका प्लान पलट जाता है, क्योंकि अचानक से पुलिस का एक ग्रुप बीच पर पहुंच जाता है और आर्थर भी नोटिस करता है कि उनमें से एक आदमी क्रेन का बंदा था। आर्थर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार वो उन पर भारी पड़ जाते हैं और आखिर वो लोग जीना को किडनैप कर लेते हैं। जीना को बचाने के लिए आर्थर क्रेन से मिलने के लिए मान जाता है और सालों बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। लेकिन क्रेन वहां आर्थर को एक अल्टीमेटम देता है कि अगर उसे जीना चाहिए तो आर्थर ने उसके लिए 3 मर्डर्स करने होंगे और वो सब एक्सीडेंट जैसे लगने चाहिए। पहला टारगेट है क्रिल, एक नोटोरियस आर्म्स डीलर जो मलेशिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, और क्रेन उसे एक ऐसी गोली देता है जो आर्थर को काम खत्म करने के बाद निगलनी होगी, ताकि क्रेन उसे लॉकेट कर सके। जब आर्थर मिशन पर निकलता है तो जीना को क्रेन की कई नावों में से एक में कैद करके रखा जाता है। आर्थर मलेशिया पहुंचता है और उस जेल की रिसर्च शुरू करता है, जो ऊंची चट्टानों पर बनी है और चारों तरफ समुंदर का गहरा पानी है जो शार्क से भरा हुआ था। एक सॉलिड प्लान के साथ आर्थर कुछ पावरफुल एक्सप्लोसिव्स खरीदता है, जिन्हें वो च्यूइंग गम की तरह डिस्गाइज कर देता है, और कुछ शार्क रिपेलेंट क्रीम को एक स्किन क्रीम के डिब्बे में भर लेता है। आखिर में वो एक फेक आईडी भी बनाता है और खुद को एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में तैयार करता है। जैसे ही आर्थर मलेशिया की सड़कों पर चलना शुरू करता है, पुलिस उसको पहचान लेते हैं और तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है। जेल के एंट्री गेट पर गार्ड को उसके सामान में कुछ भी अजीब नोटिस नहीं लगता और उसे रखने देता है। पहले कुछ दिनों में आर्थर क्रिल के बारे में इंटेल इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि उसके हेंचमैन उसकी जान पर मिल रही खाई धमकियों की वजह से उसका पीछा करते रहते हैं। उसी समय आर्थर दो कैदियों के बीच एक चाकू एक्सचेंज होते हुए देख लेता है और लंच टाइम के दौरान वो चालाकी से उस कैदी से चाकू चुरा लेता है। बाद में जब एक कैदी क्रिल को मारने की कोशिश करता है तो आर्थर बीच में आकर क्रिल की जान बचा लेता है। आर्थर से इम्प्रेस होकर क्रिल अपने पर्सनल सेल में डिनर के लिए उसको इनवाइट करता है। जब क्रिल के आदमी बाहर वेट कर रहे होती तब आर्थर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और क्रिल को मार देता है। फिर वो पूरी सिचुएशन को ऐसे स्टेज करता है जैसे क्रिल ने सुसाइड किया हो। बाहर खड़े हुए गार्ड्स को शक होने लगता है, पर जब वो अंदर आते हैं तो आर्थर क्रिल के आदमियों को ये कहकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वो उसे डिस्टर्ब न करें, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद आर्थर जेल की दीवार पर एक्सप्लोसिव गम लगाता है ताकि वहां एक बड़ा होल बन सके। फिर वो क्रैन दी हुई गोली निगल कर अपने शरीर पर शार्क रिपेलेंट क्रीम लगती है और पुलिस उसने पकड़ने से पहले ही वो समुंदर में कूद जाता है। उसी समय क्रेन के आदमी एक मछली पकड़ने वाली नाव में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और आर्थर वहां से सेफली एस्केप कर जाता है। अगले सीन में क्रेन आर्थर को जीना की एक वीडियो दिखाता है ताकि वो यकीन कर सके कि जीना सुरक्षित है, और फिर उसका दूसरा टारगेट देता है, एड्रियन कुक, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर थी। बिना टाइम वेस्ट किए आर्थर एड्रियन के पेंटहाउस की गहरी तलाश शुरू करता है। उसे पता चलता है कि एड्रियन के पेंटहाउस की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, पर तभी उसकी नजर एक कैंटिलीवर पुल पर पड़ती है जो बिल्डिंग से बाहर हवा में लटका हुआ था। इसके लिए आर्थर खुद को एक मिलियनियर के रूप में डिस्गाइज करके बिल्डिंग के रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करता है। आर्थर एजेंट को बताता है कि वह एड्रियन के पेंटहाउस के ठीक नीचे वाला अपार्टमेंट खरीदने में इंटरेस्टेड है। जब एजेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाती तो आर्थर उस बिल्डिंग की चाबी को एक फोटो लेता है। अगले दिन एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के रूप में भेस बदलकर आर्थर अपने मिशन पर निकलता है। अपनी डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके वह उसी अपार्टमेंट में घुसता है और वहां से एक ग्लास शील्ड खोलकर ऊपर स्विमिंग पूल की तरफ चढ़ने लगता है। जल्दी ही वो पूल के नीचे पहुंच जाता है, वहां एक होल ड्रिल करता है और एक स्पेशल एक्सप्लोसिव सेट कर देता है। ठीक उसी समय एड्रियन अपनी रेगुलर स्विमिंग के लिए पूल में जंप करता है। तुरंत उसकी नजर आर्थर पर पड़ती है, लेकिन हेल्प बुलाने से पहले ही ग्लास टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्रेन न्यूज पर कुक की मौत की खबर देखता है और अपने आदमियों को अगले वीडियो कॉल के लिए तैयार होने का ऑन ऑर्डर देता है। वीडियो कॉल के दौरान जीना चालाकी से खुद को खिड़की के पास बैठ जाती है और वो आर्थर को उस बोट का हल नंबर देखती है। आर्थर तुरंत बोट कंपनी को कॉल करके उस नंबर से बोट की सही लोकेशन ट्रेस कर लेता है। लोकेशन मिलते ही वह एक हेलीकॉप्टर में अपने सारे इक्विपमेंट के साथ वहां जाता है। अगले सीन में आर्थर खामोशी से बोट में दाखिल होता है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है।
लेकिन जीना को बचाने की कोशिश में वो आखिरकार पकड़ा जाता है। कुछ देर बाद क्रेन वहां पहुंचता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो जीना को तुरंत गोली मार दी जाएगी। कुछ दिन बाद आर्थर बुल्गारिया पहुंचता है, जहां उसे उसके आखिरी टारगेट की डिटेल्स मिलती है। मैक्स एडम्स, एक अमेरिकन आर्म्स डीलर। आर्थर अपनी रिसर्च शुरू करता है और देखता है कि एडम्स एक बहुत ही सिक्योर फोर्ट्रेस में रहता है, जहां उसने अपनी सबमरीन और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें को छुपा कर रखी हैं। उसे यह भी एहसास होता है कि ये सारी किल्स असल में क्रेन की आर्म डीलिंग में अपनी सारी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश है, जिससे आर्थर के मन में सेकंड थॉट्स आने लगते हैं। इन सब के बावजूद भी वो अपने प्लान पर आगे बढ़ता है। आर्थर दूर से एडम्स के एक गार्ड को गोली मारता है और फिर एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर में छिपकर एडम्स के फोर्ट्रेस तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो जैमर को यूज करके सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देते हैं और स्किलफुली गार्ड को नॉक डाउन कर देते हैं। जैसे ही बिल्डिंग हाई अलर्ट पर जाती है, एडम्स को पैनिक रूम तक एस्कॉर्ट किया जाता है, पर आर्थर लिफ्ट के बीच में ही खराबी करवाकर उन्हें देर कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जब एडम्स अपने कमरे तक पहुंचता है, तो आर्थर वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन आर्थर तुरंत उसे मारने के बजाय आर्थर क्रेन को खत्म करने के लिए एक अलायंस प्रपोज करता है। एडम्स मान जाता है और वो दोनों मिलकर उसकी फेक डेथ प्लान करते हैं। कुछ देर बाद जब एडम्स अपनी सबमरीन इंस्पेक्ट कर रहा होता है, तभी वहां एक प्री प्लान्ड बम ब्लास्ट होता है, जिससे वो डूबने लगता है। खुशकिस्मती से आर्थर एडम्स को रेस्क्यू कर लेता है। एक ऑक्सीजन टैंक शेयर करते हुए आर्थर उसे सेफली समुंदर के किनारे तक ले आता है। इसी बीच क्रेन टीवी मैं इस घटना को देखता है और न्यूज रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एक्सप्लोजन की वजह से एडम्स पानी के नीचे मारे जा चुके हैं। उसी समय आर्थर ने कॉल करके थर्ड किल की जानकारी दी है, लेकिन क्रेन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने शरीर नहीं देखा था। आर्थर कहता है कि शरीर सबमरीन के पास पानी के नीचे मिल जाएगा। इसलिए कॉल कट करने के बाद क्रेन अपने आदमियों को एडम्स की बॉडी ढूंढने और आर्थर को मारने के लिए भेज देता है। इसी दौरान आर्थर वापस सबमरीन बेस पर आता है और कुछ ट्रैप्स तैयार कर लेता है। जब क्रेन के आदमी वहां पहुंचते हैं तो एक एक करके वो ट्रैप्स में फंस जाते हैं और मर जाते हैं, और जो नहीं फंसते उन्हें आर्थर खुद मार देता है। क्रेन को एहसास हो जाता है कि आर्थर अब उसके लिए आ रहा है, इसलिए वो जीना को बेड के तौर पर बाहर रख देता है। आर्थर पानी के नीचे से नाव तक पहुंचता है और वो क्रेन के गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। क्रेन सिक्योरिटी कैमरे में आर्थर को देख लेता है और कैमरे डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने आदमियों को आदेश देता है कि जीना को वापस अंदर ले आएं। जीना भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस झड़प के दौरान वो जख्मी हो जाती है। जब आर्थर बाकी गार्ड से लड़ रहा होता है, तो क्रेन जीना को अंदर ले जाता है और बोट में छुपे हुए एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देता है। उसी समय आर्थर जीना तक पहुंचता है और उसे बॉम्ब्स के बारे में पता चलता है। इसलिए वो गीना को एक इमरजेंसी रिलीज पॉड में डालकर उसे वहां से दूर भेज देता है। इसके बाद आर्थर क्रेन के पीछे जाता है और बचे हुए आखिरी कुछ गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। आर्थर चालकी से एंकर चेन का इस्तेमाल करके क्रेन को बोट से बांध देता है, मगर क्रेन पागलों की तरह हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है आर्थर ने बहुत देर कर दी और वो खुद भी मर जाएगा। पर आर्थर बिल्कुल शांत रहता है और बम ब्लास्ट होने से बिल्कुल पहले बाहर कूद जाता है। जीना बोट को टुकड़ों में ब्लास्ट होते हुए देखती है और आर्थर की मौत समझकर रोने लगती है। आखिरकार जीना को कोस्ट गार्ड्स रेस्क्यू कर लेता है। जीना वापस कंबोडिया लौट आती है और बच्चों के साथ अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करती है। वो मेई को उसकी डोनेशन के लिए थैंक यू कहने के लिए एक लेटर लिखती है। कुछ दिनों बाद जब वो बच्चों को पढ़ने में बिजी होती है, आर्थर अचानक उसके सामने खड़ा होता है और वो बिल्कुल ठीक था, जिससे जीना बाल रह जाते हैं। मूवी का अंत आर्थर और जीना के रियूनियन के साथ होता है और आखिर क्रेन के चौगुल से आजाद होने के बाद उनकी जिंदगी एक नए चैप्टर में एंटर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।